हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ से कोहराम, 14 श्रद्धालुओं की मौत, कई लोग जख्मी, रेस्क्यू जारी। वैष्णो देवी मंदिर घटना पर पीएम मोदी ने जताया शोक, 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा का ऐलान। अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से की बात। नए साल पर किसान सम्मान निधि की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 10 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ, खाते में ट्रांसफर होंगे 20,000 करोड़ रुपए। जश्न और उल्लास के साथ नए साल का आगाज, पाबंदियों के बीच मनाया गया नया साल, कोरोना गाइडलाइंस का किया गया पालन। और दिल्ली में टूटा कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में सामने आए 1796 नए केस, संक्रमण दर 2.44% पहुंची। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी भवन में आज सुबह भगदड़ मच गई। इस घटना में 14 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें नारायणा अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। बताया जा रहा है कि नए साल के पहले दिन श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान अचानक वहां पर भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में 14 लोगों के घायल होने की खबर आई थी, जिनमें से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया है। बता दें कि माता वैष्णो देवी के मंदिर में नए साल के मौके पर हर बार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जम्मू के कटरा में मौजूद माता वैष्णो देवी मंदिर में देर रात भगदड़ मचने से 14 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों के इलाज के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से बात की और स्थिति का जायजा लिया। वहीं अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की और स्थिति का जायजा लिया है। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि साल का पहला दिन अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। बता दें कि पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आज 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त जारी करेंगे। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अंतिम रणनीति तैयार कर ली है। आगामी 45 दिनों तक आम आदमी पार्टी के प्रदेश भर में बड़े स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 3 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून के परेड ग्राउंड में करेंगे। पहले चरण में 3 जनवरी से अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो प्रदेश की सभी 70 विधानसभा में जाएगी। ये रणनीति दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार गोपाल राय ने देहरादून में बैठकर बनाई है। बता दें कि गोपाल राय चुनावों के मद्देनजर उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की और आगामी 45 दिनों की चुनावी रणनीति बनाई। बिहार में ओमिक्रॉन के आए मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी यह जांच नहीं हो रही है, यह जांच की व्यवस्था की जा रही है। जो भी जांच हो रही है दिल्ली में हो रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर स्कूल कॉलेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभी हम लोग असेसमेंट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सभी चीज़ों पर आकलन करने के लिए ये बैठक कर रहे हैं। नए साल 2022 का आगाज हो चुका है। वहीं कोविड गाइडलाइंस की वजह से नए साल को लेकर शहर में बड़े आयोजन तो नहीं हुए, मगर कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट में रूफटॉप पर डीजे लगाकर लोगों ने जमकर नए साल का जश्न मनाया। तो वहीं लोग कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करते हुए दिखाई दिए। कोरोना ने नए साल के जश्न पर जहां फुल स्टॉप लगा दिया है, वहीं लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नया साल मनाया।
नए साल का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां हुई है। कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत से कुछ घंटे पहले ही 2022 का वेलकम कर चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। लोग आतिशबाजी के साथ नई उम्मीद के लिए 2022 का स्वागत करते हुए नजर आए हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में लेवल 1 और लेवल 2 के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने 32,000 पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के साथ ही विशेष शिक्षा के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि आवेदन 10 जनवरी से 9 फरवरी तक भरे जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी SSOID के माध्यम से शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक से ज्यादा पद की योग्यता या पात्रता होने पर अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। वहीं ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञप्ति पदों के लिए अनुसूचित क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, जिसके लिए आज से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आज से बच्चे पहली डोज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट ID कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके अलावा माता पिता के फ़ोन नंबर से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक नंबर पर एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि बच्चे अपने नजदीकी केंद्र में जाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। गुजरात के गांधीनगर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों और किशोरों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। अगले महीने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित अवधि के दौरान राज्य के स्कूलों और अन्य जगहों पर हेल्थ टीम की तरफ से वैक्सीन लगाई जाएगी। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि 15 से 18 साल की उम्र वाले 35 लाख टीनेजर्स को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। गुजरात सरकार ने इसके लिए स्कूलों में कैंप लगाने का आदेश दे दिया है। आज से इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 से 18 साल के आयु वर्ग में करीब 35 लाख बच्चों की पहचान वैक्सीनेशन के लिए की गई है। इन बच्चों को केवल कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। इसके लिए कोविन पोर्टल पर आज और 3 जनवरी को रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की रिकॉर्ड 145 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि 60 साल से ज्यादा उम्र की 69% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 45 से 59 एज ग्रुप के करीब 73% लोग भी फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। हालांकि 18 से 44 एज ग्रुप की करीब 55% आबादी ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई है। वहीं साल 2021 के अंत तक देश की आबादी के 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर कोरोना जांच के लिए 24 घंटे चलने वाले बूथ स्थापित करने की सलाह दी है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि इन बूथों पर 24 घंटे कोविड की रैपिड एंटीजन जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और स्वास्थ्य कर्मियों को लक्षणों वाले मरीजों के लिए देश में ही निर्मित जांच किट का उपयोग करने के लिए प्रेरित करे। राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बुखार, खांसी, सिर दर्द, गले में खराश, सांस फूलना, शरीर में दर्द और थकान की तकलीफ हो तो उसे कोविड-19 के संदिग्ध मरीज के तौर पर देखा जाना चाहिए। देश में कोरोना वायरस लगातार तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। फिर से रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना केस सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामले 1300 के पास पहुंच गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आने के साथ ही ओमिक्रॉन के भी ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। इसके चलते महाराष्ट्र में कई नई तरह की रोक भी लगाई गई है। मुंबई में भी कुछ बैन लगाए गए हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ शुक्रवार को 22 मई के बाद एक दिन में कोविड-19 के सबसे ज्यादा यानी 1796 नए मामले सामने आए। दिल्ली पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1796 केस सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो वो भी बढ़कर 2.44% हो चुका है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली में 1313 केस सामने आए थे।
ये मई 2021 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस थे। दिल्ली में गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को 483 ज्यादा केस सामने आए। यहां अब एक्टिव केस बढ़कर 4410 हो गए हैं। हालांकि शुक्रवार को 467 मरीज ठीक हुए। अब तक राजधानी में 14,18,694 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में दिसंबर के पहले हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट 0.1% था। ये बढ़कर अब 2.44% हो चुका है। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ शुक्रवार को 8,067 मामले सामने आए, जबकि गुरुवार को 5,600 से ज्यादा केस मिले थे। शुक्रवार को महाराष्ट्र में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि देश में गुरुवार को 16,764 नए केस मिले थे। हालांकि इस दौरान 7,585 कोरोना मरीज ठीक हो गए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के कुल 251 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 862 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 61 मामले सिर्फ नोएडा में ही सामने आए। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में भी कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। लखनऊ में 24 घंटे में 49 और गाजियाबाद में 34 केस आए। इसके अलावा मथुरा में 13, मेरठ और प्रयागराज में 11 नए मामले सामने आए। कोरोना के इन हालातों को देखते हुए सीएम योगी लोहिया संस्थान के कोविड हॉस्पिटल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे। वहीं नोएडा में 190, लखनऊ में 152 और गाजियाबाद में कोरोना के 118 एक्टिव केस है। छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय आज से 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत शुरू कर रहा है। इसका मकसद रचनात्मकता, महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक और लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना है। बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत की शुरुआत करेंगे। मंत्रालय के बयान के अनुसार 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक चलने वाले इस अभियान में बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हिस्सा लेंगे। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय, शैक्षिक प्रशासकों समेत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अभियान में प्रति समूह, प्रति सप्ताह एक क्रियाकलाप को इस तरह तैयार किया गया है कि पढ़ाई मनोरंजक बने और पढ़ाई का आनंद आजीवन बना रहे। नए साल की शुरुआत के साथ देश के कई राज्यों में शीतलहर चल रही है। अब उत्तर प्रदेश भी इसकी चपेट में आ चुका है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शीतलहर की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में भी ये जारी रहेगी। इसी बीच प्रदेश के ज्यादातर शहरों के तापमान में भी कमी देखने को मिली है। कुछ शहरों में सुबह में घना कोहरा देखने को मिला है तो कुछ शहरों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि नए साल पर भी ठंड का कहर जारी रहेगा। उस दौरान कोहरा, आसमान में बादल के साथ साथ तापमान में गिरावट और शीतलहर चलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज शिमला, कुफरी, मनाली और डलहौजी समेत कई जगह बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है, जबकि ये सिलसिला अगले 4 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। हालांकि मैदानी जिले जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में 3 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है और इसके बाद मौसम बिगड़ने के आसार है। मौसम विभाग के निदेशक का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज यानी 1 जनवरी से मौसम का मिजाज बदलेगा और ऊंचाई वाले इलाकों में 4 जनवरी तक बर्फबारी हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य में शीतलहर का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का दानव रूप सामने आया है। बिना बिल 2.5 लाख की रकम मरीज के परिजनों से मांगी जा रही थी, जिसमें से महज 50,000 कैश न देने पर गर्भवती निशा पाठक को 9 घंटे तक बंधक बनाकर अस्पताल में रखा गया। पति दीपक पाठक ब्लैंक चेक, एटीएम कार्ड, अपने साले की बाइक गिरवी रखकर मरीज को लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टरों ने पीड़िता को मृत घोषित कर दिया। हालांकि उसके बच्चे को बचा लिया गया। वे अब भी जीवित और स्वस्थ बताया जा रहा है। मिडलैंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि यदि आप 1.5 से 2 घंटे पहले मरीज को ले आए होते तो शायद उसे बचाया जा सकता था। इसके बाद से 2 महीने से हैवान डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दीपक लगातार चक्कर काटने के लिए मजबूर है। पीड़ित पति दीपक ने गुरुवार को वकील श्वेताराज की मदद से अयोध्या कोतवाली में तहरीर दी है। एएसपी ने पीड़ित को मुकदमा लिखे जाने सहित न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाया है।
हमने अपनी मोटरसाइकिल जमा की, वहाँ पे हमारा एटीएम कार्ड छीन लिया गया, हमारा पिन ज़बरदस्ती हमसे पूछ लिया गया, हमारा चेक ले लिया गया। उसके बाद जब हमने कहा कि अब हम अपने मरीज़ को नहीं लेके जाएंगे, यहीं मरती है तो मर जाने दीजिए, उसका कोई वो नहीं है, तो उन्होंने फिर ज़बरन हमको मरीज़ को दिया। देने के बाद जब हम लेकर के गए वहाँ पर मिडलैंड हॉस्पिटल लखनऊ, तो गेट पे ही हम पहुँचे थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर डॉक्टरों ने कहा कि अगर आप इनको 1.5 से 2 घंटा पहले ले आए होते तो ये बच जाते, इनको कुछ नहीं होता। तो इन्होंने जो 9 घंटे नकदी के लिए बंधक बना के रखा उनको, इस वजह से उनकी जान गई। राजधानी लखनऊ में गुरुवार को बिजनौर थाना क्षेत्र के नटकुर चौकी इंचार्ज को एंटी करप्शन विभाग की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड सीओ बीएल धोरे ने ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें धाराएं बढ़ाने के नाम पर विवेचना कर रहे आरोपी दारोगा राधे श्याम यादव ने रिश्वत की डिमांड की, जिसको देने के लिए दोहरे के साथ पहुंची भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम बिजनौर चौराहे पर उन्होंने रंगे हाथों आरोपी को पकड़ लिया। बता दें कि हिंदनगर निवासी रिटायर्ड सीओ बीएल दोहरे ने बताया कि करीब 1 साल पहले उनसे मंडी परिषद का चेयरमैन बनाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी हुई थी। तब उन्होंने सरोजनी नगर थाने में सौरभ सैनी समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि दारोगा बिना रिश्वत के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे, कुछ भी कहने पर वो रिश्वत मांगते थे। यूपी की शिकारपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि शिकारपुर पुलिस द्वारा एक वाहन चोर के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और एक तमंचा बरामद किया गया है। ये शातिर किस्म का वाहन चोर बताया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि बीती रात चोरी के वाहन मोटरसाइकिल बेचने की वो फिराक में था। मौके पर पहुंची पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही एक चोर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि चोरों के पास से एक तमंचा और आदि हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। चलिए फिलहाल के लिए खबर इंडिया में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।